आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो तकरीबन सभी शादीशुदा जोड़ों के जहन में होता है, लेकिन कुछ लोग पूछ पाते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते। मैरिड कपल प्रेगनेंसी के बाद जब क्लिनिक पर चेकअप करवाने के लिए आते हैं तो सबके जहन में ये सवाल होता है। कुछ तो हिम्मत करके पूछ लेते हैं और कुछ पेशेंट्स घर जाकर हमें दोबारा मोबाइल पे टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, वर्बली नहीं पूछते, टेक्स्ट करते हैं कि हम ये पूछना भूल गए थे तो वहाँ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसा कौन सा सवाल है हर किसी के जहन के अंदर जो होता है वो ये है कि प्रेगनेंसी होने के बाद क्या मियाँ बीवी आपस में रिलेशन नॉर्मली बना सकते हैं या नहीं, या इसके अंदर कोई रुकावट है। क्या मियाँ बीवी का प्रेगनेंसी के बाद आपस में रिलेशन बनाना, इंटरकोर्स करना उनके होने वाले बच्चे के लिए किसी नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा। तो आपकी इन हेजिटेशंस को देखते हुए इस वीडियो की शक्ल में आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो ये जान लें कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर खुद अपने पेशेंट्स को मना कर देते हैं कि वो इंटरकोर्स ना करें। इन कंडीशंस की लिस्ट भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपके अंदर हमल की कोई पेचीदगी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन बना सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना तो माँ के लिए नुकसानदेह है और ना ही बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई मिथ आपके जहन में है तो उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाना, आपस में मिलना बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ऐसी सूरतों में आपके डॉक्टर आपको खुद मना कर देते हैं कि आप इंटरकोर्स ना करें। तो वो ऐसी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जिनसे बच्चे को नुकसान हो सकता है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो अगर किसी के अंदर बार बार हमल ज़ाया होता है, इसे हम हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। तो या अर्ली मिस कैरेजेस अगर आपको हो जाते हैं, हमल के इब्तदाई दिनों में ही हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसी सूरतों में आपके डॉक्टर आपको अवॉइड करने का कहते हैं। क्योंकि आपको बार बार मिस कैरेज हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर जैसे ही आपके बेबी की ग्रोथ थोड़ी अच्छी होने लग जाती है, यूट्रस के अंदर बेबी मजबूती से अपनी पकड़ बना लेता है, तो उसके बाद कुछ रिस्क जब कम हो जाता है, नहीं रिस्क रहता मिस कैरेज का, उसके बाद आपके डॉक्टर आपको अलाउ भी कर देते हैं। फिर एक और कंडीशन होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ को प्रेगनेंसी के बाद आपस में मिलने से मना किया जाता है, डॉक्टर मना करते हैं। वो है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना। तो अगर किसी खातून को अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होती है तो वो मुख्तलिफ उसके काजेस हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी हो सकती है, थ्रेटन्ड मिस कैरेज भी हो सकता है, यानी आपको मिस कैरेज होने वाला हो, ऐसी कोई कंडीशन हो। तो अगर ऐसा कुछ है, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आपको ब्लीडिंग है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को मिलने से। क्योंकि जो मेल का जो डिस्चार्ज है जिसे सीमन कहा जाता है, वो फिर इस होने वाली ब्लीडिंग यानी ब्लड के साथ मिलकर एक ऐसा कल्चर मीडिया बन जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जरासीम बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और माँ के अंदर ऊपर जाकर फिर ये मीडिया, ये जरासीम इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और माँ के साथ साथ बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर एक और कंडीशन होती है प्री मैच्योर लेबर पेन, यानी कि वक्त से पहले अगर आपको दर्दें लग गई हैं, अभी आपके बच्चे का जो ड्यूरेशन है, बच्चे की जो एज है वो पूरी नहीं हुई और वक्त से पहले आपको दर्दें लग गई हैं और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स देकर आपकी दर्दों को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाए, तो उसके बाद उसको डिलीवर किया जाए और उन दवाइयों से आपकी दर्दें कंट्रोल की जा रही हैं। तो ऐसी सूरतों में भी आपको मना किया जाता है हस्बैंड वाइफ को मिलने से, क्योंकि इंटरकोर्स करने से फिर पेन दोबारा शुरू हो सकते हैं, प्री मैच्योर लेबर पेन और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। फिर एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं
इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स यानी कि बच्चे दाने के मुंह की कमज़ोरी होना। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चौथे, पाँचवें या छठे माह के अंदर रहम की कमज़ोरी की वजह से बार बार बच्चा ज़ाया हो जाता है, मिस कैरेज हो जाता है, और डॉक्टर फिर इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपके सर्विक्स के अंदर एक स्टिच, एक टांका लगा दिया जाता है जिसे मैकडोनल्ड स्टिच कहा जाता है। तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स अगर है तो उसके लिए लगाया जाता है। तो अगर आपको मैकडोनल्ड स्टिच लगा हुआ है तो ऐसी सूरतों में भी मना करते हैं डॉक्टर आपको इंटरकोर्स करने से। फिर एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा जिसे आंवल कहते हैं आम जुबान के अंदर, बेबी नॉर्मली जब यूट्रस के अंदर पड़ा होता है तो बेबी थोड़ा लो होता है और प्लेसेंटा या आंवल की पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे आ जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर माँ को बार बार ब्लीडिंग होती है और उसके लिए उसको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्लेसेंटा नीचे है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, तब भी मना किया जाता है इंटरकोर्स करने से, क्योंकि इंटरकोर्स फिर बार बार इस चीज़ को ट्रिगर करेगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और हमल ज़ाया होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर अगर 7वें या 8वें माह के अंदर आपका वाटर बैग लीक हो गया है लेकिन पैदाइश की दर्दें आपको शुरू नहीं हुई, लेबर पेन नहीं है और डॉक्टर्स आपको कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको ड्रिपें या इंजेक्शंस और ड्रिपों के ज़रिए जो बेबी का फ्लूइड है उसको पूरा किया जा रहा है, आपको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं ताकि आपका जो बेबी थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसके लंग्स थोड़े मैच्योर हो जाएं, उसके बाद उसको डिलीवर किया जाए। तो ऐसी सूरतों में भी चूँकि आपके बेबी की जो हिफाजती झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो रप्चर हो चुकी होती है, तो इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क होता है, बेबी तक इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये तो कुछ चिदा चीज़ें, कुछ कंडीशंस ऐसी थीं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की जिनके अंदर हस्बैंड वाइफ को आपस में हमल के दौरान रिलेशन बनाने से मना किया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद हो, ना ही जो मुख्तलिफ मिथ्स हैं कुछ पोजीशंस के हवाले से कि किस पोजीशन में हमल के दौरान मिलने से नुकसान या होगा या नहीं होगा। तो अगर अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो हमने डिस्कस की और आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी नहीं है तो नॉर्मली आप रिलेशन बना सकते हैं। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है किसी नुकसान होने का, बल्कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहेगा तो ये देखा गया है कि बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्रेगनेंसी का सारा ड्यूरेशन भी अच्छे तरीके से गुजर जाता है। तो अपनी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जो तकरीबन हर शादीशुदा कपल के जहन में था, तो इसलिए एक वीडियो की शक्ल में इसका जवाब आप तक पहुंचा दिया है। फिर एक और फ्रीक्वेंटली सवाल जो पूछा जाता है हमारे पेशेंट्स और व्यूअर्स की तरफ से वो है सोने की पोजीशन। यानी हमल के दौरान ख़वातीन अक्सर ये सवाल करती हैं कि किस पोजीशन में वो लेटें, सोएं अपने बिस्तर पर ताकि उनके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। उल्टा लेटें तो बच्चे को कोई सांस तो नहीं रुक जाएगा, बच्चे के दिल की धड़कन तो नहीं रुकेगी, दाएं करवट पे लेटें या बाएं करवट पे लेटें। तो हमल के दौरान सोने की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस पर भी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।